दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मोदी सत्ता के आने के बाद इस देश की प्रतिभा ही नहीं, अमीर लोग भी बड़ी संख्या में यह देश छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या अब इस देश में या इस देश के अमीर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या बेहतर अपॉर्चुनिटी के कारण देश से पलायन कर रहे हैं? महंगी शिक्षा, नौकरी का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लगातार बेचना, महंगाई की तेज रफ्तार और टॉलरेंस कौन से कारण हो सकते हैं जो इस देश के अमीरों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है? आप यकीन नहीं करेंगे कि जब से मोदी सत्ता ने जिम्मेदारी सरकार की संभाली है, यानी 2014 से लेकर अब तक 8 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। इन लोगों के साथ बड़ी संख्या में देश की पूंजी भी चली गई है। आर्थिक झंझावतों से गुजर रहे इस देश को क्या मोदी सत्ता चलाना नहीं चाहती या चलाना नहीं जानती, यह एक अलग सवाल है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यदि इस देश के रईस या अमीर लोग देश छोड़कर जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसकी वजह जरूर ढूंढनी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से देश बदल रहा है, किस तरीके से मोनोपोली उद्योगों के लिए सरकार कानून बनाकर ला रही है। 3 कृषि कानून तो इसकी एक वानगी थी जिसे सरकार को वापस लेना पड़ा, लेकिन श्रम कानून में जिस तरीके से परिवर्तन किया गया उसे लेकर भी श्रमिक वर्ग बेहद नाराज है। चुनाव जीत जाती है भाजपा, यह एक अलग कहानी है, क्योंकि आरएसएस ने जिस तरीके से कॉरपोरेट की पूंजी को अपने अनुवांशिक संगठनों के सहारे या अपने अनुवांशिक संगठनों की नींव जिस तरीके से रख ली है, उससे मुकाबला करना बेहद कठिन हो गया है दूसरे राजनीतिक दलों को। इसलिए शायद वह चुनाव जीत जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर 8 लाख से अधिक लोग यदि किसी देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं तो इसकी वजह क्या तलाश नहीं करनी चाहिए? क्या टॉलरेंस इसकी सबसे बड़ी वजह है, या किसी खास उद्योग घरानों को महत्व देने का प्रयास इसकी बड़ी वजह है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां लगातार बेची जा रही है, नौकरी घटते जा रही है सरकारी नौकरी, और निजी क्षेत्रों में लगातार रोजगार की कमी भी आने लगी है। ऐसे में इस देश के यदि पूंजीपति लोग या अमीर लोग देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं तो उनके साथ बड़ी पूंजी भी चली जा रही है जो इस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बन सकती थी, रोजगार देने के लिए भूमिका बन सकती थी। यदि यह सब चला जा रहा है और लगातार चला जा रहा है, साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होते चले जा रही है, तब फिर सत्ता पर क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए? कांग्रेस डरपोक और कमजोर हो चली है, उसमें संघर्ष का मादा खत्म हो चुका है। लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की वजह से वह संघर्ष करना शायद भूल गई है। इसलिए बढ़ती महंगाई पर वह आंदोलन की बात तो करती है, लेकिन यह आंदोलन केवल
औपचारिक आंदोलन बनकर रह जाता है। कांग्रेस ने फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हर राज्यों के चुनाव के पहले कांग्रेस औपचारिक रूप से आंदोलन करने की घोषणा करती है, उसके नेता औपचारिक रूप से आंदोलन करते हैं और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आम लोगों को सत्ता अपनी मनमानी पर उतारू है, उसे जो करना है वह कर गुजरती है। आप लाख हल्ला मचाए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आरएसएस के आनुवांशिक संगठनों ने किस तरीके से गांव-गांव में पंचायत स्तर पर अपना प्रभाव बना चुका है या बना रहा है। तब सवाल यह है कि क्या बढ़ती महंगाई से निजात इस देश को मिल पाएगा? हम दुनिया में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ने की बात कहते हैं या दावा करते हैं। किसी एक चीज को लेकर हम दुनिया में अपने को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस देश के 80 लाख बल्कि 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज के मोहताज हैं। आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, और कोरोना काल में तो कोई नहीं भूल सकता सत्ता के उस खेल को, लेकिन हम श्रेष्ठ हैं, हमारी जाति श्रेष्ठ है। इस खेल में क्या कुछ हमने खोया है और क्या कुछ हम पा पाएंगे, यह एक अलग सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है। शिक्षा का तो भगवान ही मालिक है। यदि किसी देश के 2-2, 5-5, 10-10 लाख लोग यदि उच्च शिक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर है, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है। पूंजी किस तरीके से विदेशों में चली जा रही है। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को तैयार नहीं है, और यदि हम बढ़ाना भी चाहते हैं तो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को बदलकर हम निजी क्षेत्रों में सब कुछ सौंप देना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो क्या सोचकर किया था, और उस समय की परिस्थितियों को याद करने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है। और यदि हम फिर आम लोगों को उन्हीं परिस्थितियों में ढकेलने के लिए बैंकों का निजीकरण करते चले जा रहे हैं या करने वाले हैं, तो क्या हम देश को फिर पीछे ढकेल रहे हैं? सवाल बहुत से हैं। आप सोचिए, एक बार जरूर सोचना कि इस देश के 8 लाख रईसों का देश की नागरिकता छोड़ देने का क्या मतलब है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पूंजी, बड़ी पूंजी चली गई उन 8 लाख लोगों के साथ। तब सवाल यह है कि मोदी सत्ता क्या कर रही है, किस तरीके से देश चला रही है, क्या इसे बने रहने का अधिकार है? धन्यवाद।